क्या हमारे देश में महंगाई इशू नहीं है? क्या बेरोजगारी इशू नहीं है? उत्तर प्रदेश में आवारा पशु, क्या ये समस्या नहीं थी? उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद समस्या नहीं थी? जिस हिसाब का लोगों का क्रोध दिखाई दे रहा था, उससे लग रहा था कि नाराज लोगों ने मतदान किया और बीजेपी का कैडर बाहर नहीं निकला। हुआ उल्टा, जो बीजेपी का कैडर है वो वोट करके आया, नाराज लोग घर से निकले ही नहीं। जहां मायावती के अच्छे उम्मीदवार थे, वहां मायावती ने मुसलमान उम्मीदवार दिया। उस मुसलमान ने तो समाजवादी के मुसलमान वोट को काटा नहीं, लेकिन उसके वजह से मायावती का जाटो बीजेपी में चला गया, क्योंकि वो बीजेपी मायावती के साथ रहने के बाद भी वो मुसलमान को वोट देना नहीं चाहता था। नमस्कार, स्वागत आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तोलूंगा देश के मतदाताओं को। देश के मतदाताओं को इसलिए तोलना पड़ रहा है मित्रों, क्योंकि अभी हाल ही में जिन 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसके जो नतीजे आए, वो नतीजे एक नए समाजकारण की तरफ उंगली दिखाते हैं, इंगित करते हैं कि कुछ नया फॉर्मेट में अब मतदाता काम करने लगा है। क्या हमारे देश में महंगाई इशू नहीं है? क्या बेरोजगारी इशू नहीं है? उत्तर प्रदेश में आवारा पशु, क्या ये समस्या नहीं थी? उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद समस्या नहीं थी? क्या गन्ने का बकाया पूरा हो चुका था? क्या उत्तराखंड में गांव के गांव पलायन कर रहे थे विकास के अभाव में? एक साल में 3 मुख्यमंत्री, बीजेपी की कई ऐसी योजनाएं थी जो लागू नहीं हो पा रही थी। गोवा में मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत नाराजगी थी। पंजाब में किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस खड़ी थी। ये सब कुछ होते हुए भी उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के नतीजे इस बात को मजबूर करते हैं कि एक बार फिर से विश्लेषकों को इस बात का फिर विश्लेषण करना होगा और आत्ममंथन करना होगा कि मतदान आखिर होता कैसे है। यदि समस्याओं के लिए मतदान नहीं होता तो फिर मतदान क्या, मतदाता जो नैरेटिव सेट होते हैं राजनीतिक दल के, उसके ऊपर होता है। उत्तर प्रदेश में तो इतना छोटे छोटे लेवल पे काम हुआ है कि यदि कोई कहे कि किसान आंदोलन का इम्पैक्ट नहीं था, तो 4 जिले ऐसे हैं, शामली, बागपत, जहां किसान आंदोलन पीक पे था, वहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। तो ये भी बात है कि किसान आंदोलन चला। लेकिन फिर लखीमपुर खेरी में जहां हत्याकांड हो गया, बस जीप चढ़ाई गई, वहां बीजेपी भारी तादाद में जीत गई। एक तरफ कहते हैं कि हिंदू कार्ड चला, हिंदू वर्सेस मुसलमान पोलराइज हुआ। तो फिर अयोध्या के चरण में, जहां अयोध्या का चुनाव था, वहां बीजेपी को 13 सीटें बीजेपी की पिछली बार से कम हुई उस चरण में। वो क्यों हुआ? यदि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर काम कर जाता तो फिर 54 में से 27 सीटें बीएसपी के समाजवादी पार्टी के पास कैसी आती हैं 7वें चरण में? यदि लाभार्थियों का ही सिक्का चला हो तो सबसे ज्यादा लाभार्थी 7वें और 6वें चरण में थे, पूर्वांचल में। वहां बीजेपी कई जिलों में गायब है। तो फिर क्या वहां लाभान्वित लोगों का जो एक वोट बैंक था, वो कहां काम कर गया? कोई कहता है कि महिलाओं ने बहुत बीजेपी को मतदान किया। तो 3 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जहां महिलाओं का मत प्रतिशत और पुरुषों का मत प्रतिशत में 5 से 6 मत प्रतिशत का डिफरेंस है। और जहां महिलाओं का मत प्रतिशत ज्यादा है, वहां समाजवादी पार्टी जीतती है। तो फिर महिलाओं ने बीजेपी में वोट कहां दिया? तो एक बात तो समझ में आ गई उत्तर प्रदेश को नतीजे देखने के बाद
कि चुनाव ये अब मैनेजमेंट का काम हो गया है, कि आप किसने माइक्रो लेवल पे जाके काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार जो प्रॉब्लम था वो था प्रॉब्लम विथ ऑफ प्लेंटी, मतलब बहुत ज़्यादा किसी के पास कोई चीज़ होना भी एक समस्या होती है, और ज़्यादा सीटें होना ये समस्या थी बीजेपी के पास, क्योंकि उनके पास 300 से ज़्यादा सीटें थी, तो और कितनी सीटें वो कब्जा कर पाते। तो उन्हें ये पता था कि समस्याएं हैं, उन्हें ये पता था कि लोग नाराज हैं, तो हमारी सीटें कितनी कम होगी इसका आकलन उन्होंने किया और वो उल्टी गिनती के साथ शुरू हो गए। उन्होंने एक टारगेट रखा कि 80 से ज़्यादा सीटें हमारी घटनी नहीं चाहिए, इसलिए सीटें कम ना हो इस पे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, और उसका फल ये हुआ कि पहले चरण में 7, दूसरे चरण में कुछ, सबसे ज़्यादा सीटें जो घटी है उनकी वो अयोध्या वाले चरण में 13 सीटें घटी। बाकी सब जगह सीटें का जो घटाव है वो 10 से नीचे ही रहा, और कुल मिलाकर एक 40-50 सीटें ही उनकी कम हुई, कम प्रतिशत मतदान हुआ। जिस हिसाब का लोगों का क्रोध दिखाई दे रहा था, उससे लग रहा था कि नाराज लोगों ने मतदान किया और बीजेपी का कैडर बाहर नहीं निकला। हुआ उल्टा, जो बीजेपी का कैडर है वो वोट करके आया, नाराज लोग घर से निकले ही नहीं। क्योंकि घर से निकलकर मैं बार बार कहता था कि अखिलेश की ये रैली में जो भीड़ है वो बेरर चेक है अखिलेश के हाथ में। जैसा यदि किसी के हाथ में कोई चेक हो तो वो करोड़पति नहीं बनता। वो 1 करोड़ रुपए का चेक जब तक उसके बैंक में जमा नहीं होता, उसके अकाउंट में पैसा नहीं आता, तब तक वो करोड़पति नहीं कहलाता। नहीं तो वो चेक जो है वो कागज का रद्दी का टुकड़ा साबित होता है। तो ये जो चेक का प्रोसेस है वो प्रोसेस मतदाताओं का था। जो रैलियों में भीड़ थी, सभाओं में भीड़ थी, वो भीड़ बूथ पोलिंग बूथ तक जाकर जब तक मतदान नहीं करती तब तक वो आपकी नहीं थी। 5 साल तक जब समाजवादी पार्टी के नेता सीन से गायब थे और चुनाव के समय यदि उग आते हैं तो फिर कार्यकर्ता भी वैसा ही उग आता है जो सिर्फ रैली में और रोड शो में सामने आता है, और जब बूथ लेवल पे जाके कन्वर्ट करना होता है अपनी भीड़ को मतदान में, वो करने में वो असफल रहा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताती रही कि ये गुंडों की पार्टी है, और उसका काट समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। तो 1-2 कुछ सीटें ऐसी हैं, संगीत सोमची चुनाव क्यों हार जाते यदि हिंदुत्व की बात हो तो, बड़े बड़े मंत्री हार गए, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, दल बदलू भी लोगों ने साथ में नहीं रखा। जिन जिन लोगों ने दल बदला वो साथ में नहीं रखा। गोरखपुर मंडल में सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो किया वो गोरखपुर के मंडल में हुआ है, और वो इसलिए कर पाए क्योंकि वहाँ गोरखपुर की राजनीति ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति होती है, या ब्राह्मण मठ की राजनीति है। और एक तरफ ब्राह्मण है तो दूसरी तरफ मठ है, और मठ के साथ शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल पिछड़े है, अति पिछड़े है, दलित है, वैश्य है, कायस्थ है, बनिए हैं, ब्राह्मण ठाकुर है। जैसे ही हरिशंकर तिवारी जो डॉन है, उनके बेटे विनय तिवारी, उनको समाजवादी पार्टी ने जगह दी, समाजवादी पार्टी में लिया, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी हो गई, और बाकी मठ वर्सेस समाजवादी हो गया, और मठ के साथ दलित भी आ गया। लोग कहते ओवैसी का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 5 सीटें ऐसी है जो भाजपा ने 500 से 1000 के डिफरेंस से जीती, और उन 5 सीट पे ओवैसी साहब की एमआईएम ने 3000, 2000, 2500 ऐसे मत लिए। मेरा ये आकलन है कि बीएसपी के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी का पैक्ट था। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जो 10-15 केसेस है ईडी के, और उसके पूरे देश में विपक्षियों के केसेस खुल रहे हैं, लेकिन मायावती का केस कभी खुलेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली मायावती का वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हुआ। जहां मायावती के अच्छे उम्मीदवार थे वहां मायावती ने मुसलमान उम्मीदवार दिया। उस मुसलमान ने तो समाजवादी के मुसलमान वोट को काटा नहीं, लेकिन उसके वजह से मायावती का जाटो बीजेपी में चला गया, क्योंकि वो बीजेपी मायावती के साथ रहने के बाद भी वो मुसलमान को वोट देना नहीं चाहता था। ऐसे 10-15 सीटों पे वो खेल हुआ।
ओवैसी साहब ने 4-5 सीटों पे खेल किया। तो जब बीजेपी को ये पता था कि हमें हमारी जो घटन है, जो घटता हुआ सीटों का आंकड़ा है, उसको रोक लगाना है, हम ढलान पे हैं, हमें ब्रेक ठीक लगाने हैं, तो उन्होंने स्पीड ब्रेकर के नाम पे कहीं ओवैसी साहब को खड़ा कर दिया तो कहीं बीएसपी को खड़ा कर दिया। और इसमें गलत है नहीं, क्योंकि ये युद्ध है। चुनाव एक युद्ध के हिसाब से लड़ा जाता है। जो बीजेपी ने किया वो समाजवादी को करने से किसने रोका? लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता शायद अनुभवहीनता के कारण चक्रव्यूह में फंसते गए, अभिमन्यु बनते गए। लेकिन इसके बावजूद भी अभिमन्यु शहीद हुआ, लेकिन आज भी महाभारत की बात करें तो अभिमन्यु जैसा श्रेष्ठ योद्धा हुआ नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। हार हुई है समाजवादी की, लेकिन 44 से लेकर 125 तक पहुंचना ये उनकी बड़ी जीत है। और ये बीजेपी के लिए सोचने का एक ये भी है कि जो समाजवादी पार्टी जो अकेले आदमी के दम पे लड़ रही थी तो 125 पहुंची कैसे? इसका मतलब नाराज़गी तो थी, इश्यूज तो थे। लेकिन मतदाताओं को ये भी देखना होगा कि क्या वर्तमान में यदि बीजेपी की सरकार इतनी बुरी नहीं थी तो फिर महंगाई थी नहीं, बेरोजगारी थी नहीं, आवारा पशु भी नहीं थे और गन्ने का पेमेंट हो चुका था। हम इसी आकलन पे आते हैं। इसका मतलब अब चुनाव के नतीजे, जो समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, लोगों की नाराज़गी है, इस पे नहीं होता। अब चुनाव के नतीजे जो आएंगे वो आप चुनाव लड़ते कैसे हैं, बाकी दलों का उपयोग कैसे करते हैं, किसके कंधे पे किसके खिलाफ बंदूक चलाते हैं, ये तमाम समीकरण जुगाड़ आपको बिठाने होंगे, तब जाके चुनाव जीतेंगे। तो आने वाले समय में 2024 तक जितने भी चुनाव होंगे ये सब जुगाड़ के चुनाव होंगे। यदि विपक्ष जुगाड़ करने में असमर्थ है तो विपक्ष ऐसा ही सत्ता पक्ष के सामने नतमस्तक होता रहेगा। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।